बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सर हमने ना कल के दिन हमने म्यूचुअल राइट्स एंड सर हमने म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज के अंदर क्वालिफाइड ड्यूटीज पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि यार जो म्यूचुअल राइट्स होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में मना नहीं किया गया तो ये सबके राइट्स होंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में मना किया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो अलग बात है, ठीक है ना। अगर किसी पार्टनर से ये राइट छीन लिया गया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं छीना गया तो सर ये सबका राइट होगा। उसी के साथ ही सर, आवाज स्लो आ रही है? तेज तो बोल रहा हूँ यार, आवाज सबको सही आ रही है? ठीक है यार। तो सर म्यूचुअल राइट के अंदर अगर किसी पार्टनर से वो राइट नहीं छीना गया, अगर किसी पार्टनर से वो राइट नहीं छीना गया तो सर क्या होगा? तो सर ये समझा जाएगा कि यार ये सबके पास यही राइट्स होते हैं। अगर क्वालिफाइड ड्यूटीज के अंदर, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई ड्यूटी जो क्वालिफाइड ड्यूटीज के अंदर मैंने मेंशन की थी, अगर वो उनसे, अगर वो किसी से नहीं छीनी गई, अगर मना नहीं की गई, रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई, तो सर अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई, अगर मना नहीं की गई, तो सर वो ड्यूटी सबके लिए म्यूचुअली होंगी। अब रह गया था सर हमारा एब्सोल्यूट ड्यूटीज। सर एब्सोल्यूट ड्यूटीज का क्या सीन है? सर एब्सोल्यूट ड्यूटी भी म्यूचुअली होती है, एब्सोल्यूट ड्यूटी भी म्यूचुअल की कवर होती है। म्यूचुअल के अंदर मतलब ये सबकी रहेगी, सबकी रहेगी एब्सोल्यूट ड्यूटीज। अब सर इन एब्सोल्यूट ड्यूटीज के अंदर क्या होता है बेटा? ये वो ड्यूटीज होती हैं, ये वो ड्यूटीज होती हैं जो कि लॉ ने कहा, पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि यार तुम पार्टनरशिप डीड में मना करो या ना करो। तुम पार्टनरशिप डीड के अंदर तुम पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी को रिस्ट्रिक्ट करो या ना करो। तुम पार्टनरशिप डीड के अंदर इसको डिस्कस करो या ना करो, वेदर दीज ड्यूटीज आर डिस्कस्ड और नॉट। अगर या तुम किसी पार्टनर को ये ड्यूटी अगर तुम नहीं भी दो, लेकिन लॉ कहता है फिर भी पार्टनर की ड्यूटी होगी। लेट सपोज ए बी सी पार्टनर है, हमने बोला कि यार ये जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज अभी पढ़ेंगे, जो अभी आएंगी, ए को बोला हमने, बी और सी ने बोला ए को कि ये तेरी ड्यूटी नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर इन्होंने लिख दिया कि ये जो ड्यूटी है ये तू तेरी नहीं है, तू ये नहीं करेगा। लेकिन लॉ ने कहा भले तुम मना कर दो, लेकिन पार्टनरशिप रूल के हिसाब से ये तुम ड्यूटी उसे छीन नहीं सकते। ये ड्यूटी उसकी रहेगी, क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वेदर इट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड और नॉट, वेदर इट इज कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ये जो ड्यूटीज होगी, ये जो एब्सोल्यूट ड्यूटी में बात आएगी, ये सर ये जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज के अंदर ड्यूटीज कवर होंगी, ये सर क्या होंगी? सर ये ये हर पार्टनर की रहेंगी। सर म्यूचुअल जो राइट्स मैंने पढ़े थे उसके अंदर क्या था? म्यूचुअल राइट्स जो मैंने पढ़े थे उसके अंदर क्या था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मना किया गया है तो फिर नहीं होंगी ये राइट्स। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टनर से छीनी गई हैं तो उसके बाद वो नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं छीनी गई या इनकी बात ही नहीं हुई तो फिर सब पार्टनर्स की होंगी, सारे पार्टनर्स की ये राइट्स होंगे। वैसे ही क्वालिफाइड ड्यूटीज थी, उसी के लिए भी यही था। अगर किसी पार्टनर से ये ड्यूटी छीनी गई है या बाकी पार्टनर्स को दी गई है, एक पार्टनर को मना किया गया है तो अलग बात है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात की नहीं गई, जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स हुआ है, जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर ड्यूटीज की बात ही नहीं हुई, तो क्वालिफाइड ड्यूटी सबकी रहेंगी। लेकिन एब्सोल्यूट ड्यूटी इन सब से अलग है। वो क्या है कि भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर बात करो या ना करो, मेंशन करो या ना करो, ये सबकी रहेंगी, ये सबकी रहेंगी। तुम किसी से ये छीन नहीं सकते। वो कौन सी ड्यूटीज होती हैं सर? आ जाओ बेटा, अभी देख लेते हैं। सर ये वाली ड्यूटीज होती हैं एब्सोल्यूट ड्यूटीज। सर कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं? ये वाली ड्यूटीज होती हैं सर। सर दीज ड्यूटीज आर इम्पोज बाय लॉ एंड कैन नॉट बी वेरीड बाय एग्रीमेंट। वेरीड मतलब सर चेंज नहीं हो सकती। सर वेरीड मतलब चेंज नहीं हो सकती बिटवीन पार्टनर। दी ड्यूटीज अप्लाई टू ऑल पार्टनरशिप्स। जितनी भी पार्टनरशिप्स होंगी, जितने भी पार्टनरशिप्स बिजनेस होंगे, उन सब पे ये अप्लाई हो रही होंगी। ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सर
जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कंपनी का, उसको मैक्सिमम फायदा पहुंचाने तक ले जाना। ऐसे नहीं कि अपने फायदे की वजह से फर्म को नुकसान दे देना। अपने फायदे को प्रेफर नहीं देनी है। अपने फायदे से पहले तुम्हें कारोबार को आगे लेके जाना है। ऐसे नहीं अपने फायदे को प्रेफर करने के लिए कारोबार को, पार्टनरशिप बिजनेस को पीछे कर लो। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, हर पार्टनर का दूसरे पार्टनर्स के साथ ईमानदार होना जरूरी है सर, ऑनेस्ट होना जरूरी है, वफादार होना जरूरी है। ड्यू टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, हिसाब किताब सबको सही देना। हर पार्टनर अगर कोई दूसरे पार्टनर से हिसाब किताब मांगे तो उसका काम है कि पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस के अंदर सारे पार्टनर्स को सही हिसाब किताब देना। ठीक है ना। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, अगर अगर तुम किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो तुम्हारा काम है कि बाकी पार्टनर्स को पूरी इंफॉर्मेशन देना, कोई बात उनसे छुपाना नहीं। ड्यूटी टू इंडेनिफाई फॉर लॉस कॉस्ट बाय द फ्रॉड, अगर तुमने कोई फ्रॉड किया, अगर तुमने कोई फ्रॉड किया पार्टनरशिप बिजनेस से, जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस को नुकसान हो गया, तो तुम्हारा काम है उस फ्रॉड के अगेंस्ट, क्योंकि तुमने फ्रॉड किया है और तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, उस फ्रॉड के अगेंस्ट तुम, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस हो गया है तो तुम उसको इंडेमनीफाई करो, तुम वो उसको कंपनसेट करो। ठीक है ना। ड्यूटी टू बी लाइबल ज्वाइंटली एंड सेवरली, अगर पार्टनरशिप बिजनेस को, सर अगर पार्टनरशिप बिजनेस की वजह से, अगर पार्टनरशिप बिजनेस की वजह से थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो गया, थर्ड पार्टी की तरफ से हमें कोई पेनल्टी लग गई, तो तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेदारी है बाकी पार्टनर्स के साथ थर्ड पार्टी को पैसे वापस करना, कर्जे वापस करना। ये वही बात है जो कि कंपनी लॉ के अंदर पढ़ के आए थे। all partners are jointly and severally for the debts of the company, for the debts of partnership business, पार्टनरशिप बिजनेस के जो कर्जे हैं उसमें तुम jointly and severally liable हो बकाया पार्टनर्स के साथ। ड्यूटी टू नॉट टू असाइन इज इंटरेस्ट, ठीक है, नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पार्टनर to make him a partner in the business without consent of all other partners। याद करो, ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट पढ़ के आए थे, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट पढ़ के आए थे ना। अगर एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे बंदे को असाइन कर रहा है, जिससे वो सब पार्टनर बन जाता है दूसरा बंदा, तो वो तब कर सकता है, जब कर सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री करें, जब सारे पार्टनर्स एग्री करें। जैसे कि सर जैसे कि सर एक कारोबार है, जैसे कि सर एक कारोबार है और सर मेडिकल स्टोर है, जो कोई, या सर कोई आईटी की फर्म है, कोई आईटी का सॉफ्टवेयर हाउस है, इसके अंदर सर, इसके अंदर पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। सर अब ए जो है ना, अपना शेयर जो है, ए का शेयर है तकरीबन कोई 25%। ए अपना 25% में से 15% जो है ना, वो देना चाहता है किसको, ई को, ई को देना चाहता है। ई क्या बन जाएगा, सब पार्टनर। ई क्या बन जाएगा, सब पार्टनर। सब पार्टनर बोलो या ट्रांसफर या पार्टनर्स, पार्टनर्स इंटरेस्ट बोलो, सही है ना। अब बड़े हो गए हो, अब ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। या ट्रांसफर या पार्टनर्स इंटरेस्ट बोलो, ठीक है ना। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब सीन ये कि ये जो इसको शेयर करेगा, ये अपना शेयर अगर जो इसको शेयर करेगा, ये जब कर सकता है, जब कर सकता है जब ये सारे पार्टनर एग्री हों। ये इससे पूछेगा, यार के बी से पूछेगा क्या मैं अपना शेयर इसको शेयर करूं, मैं करना चाह रहा हूं। ये सी से पूछेगा, ये डी से पूछेगा मैं इसको अपना शेयर इशू करना चाह रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं। अगर ये एग्री करेंगे तो ये अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, अगर ये एग्री नहीं करेंगे तो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। सर जो ड्यूटीज क्वालिफाइड ड्यूटी में भी कवर हो रही हो और एब्सोल्यूट ड्यूटी में भी कवर हो रही हो, तो प्रेफरेंस एब्सोल्यूट ड्यूटी को मिलेगी। जो ड्यूटीज, वो ड्यूटीज जो कि क्वालिफाइड ड्यूटी में भी कवर हो रही हो और एब्सोल्यूट ड्यूटी में भी कवर हो रही हो, तो प्रेफरेंस एब्सोल्यूट ड्यूटी को मिलेगी, इंपॉर्टेंस एब्सोल्यूट ड्यूटीज को मिल रही होगी। ठीक है, तो सर यहाँ तक ये बातें कवर हो गई, ये वो सारी ड्यूटीज थी जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज थी। सर एक दफा इसको रीड कर लें, एक दफा इसको रीड कर लें सर। सर अब बात यह है कि अगर एक पार्टनर,
अगर एक पार्टनर चला जाता है, यहाँ पे ड्यूटी सब खत्म हो गई। अब मैं एक नई बात आपको समझाने जा रहा हूँ, एक स्टेप आगे चलते हैं। अगर एक पार्टनर अगर एक पार्टनर है, एक सिनेरियो बनाता हूं, एक कारोबार है जिसमें ए बी सी डी है, ठीक है। अब सर ए जो है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। सर ए ने शेयर दिया कोई 20,000, बी ने कोई शेयर दिया 30,000, सी ने शेयर दिया 10,000 और सर डी ने शेयर दिया 5,000। सही है। अब सर इन सब ने शेयर दिया, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है सर कोई 10%, इसका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई सर 50%, इसका शेयर है कोई सर 25%, ठीक है, और इसका शेयर है 15%। टोटल 100% हो गया। जब भी प्रॉफिट आएगा, इन्होंने ये इस तरीके से ना एग्री किया हुआ है, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सर अब हुआ क्या, इस डी बेचारे की ना, इस डी बेचारे की, या तो इस डी ने रिजाइन कर लिया, या डी की डेथ हो गई, ठीक है ना। या तो इसने रिजाइन किया या तो डेथ हो गई। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए या रिजाइन करे, तो इन दोनों कंडीशंस में पार्टनर को बोला जाता है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए या उसने रिजाइन दे दिया तो सर उसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। तो सर होता क्या है, तो सर अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए या वो सर रिजाइन दे दे तो होता क्या है, तो जैसे यहाँ पे डी बेचारे ने डेथ हो गई या सर उसने रिजाइन दे दिया, दोनों केसेस देख लेते हैं। तो सर अब बकाया जो पार्टनर्स हैं वो कौन है सर, ए बी सी। अब इन तीनों की ड्यूटीज है, अगर उसने रिजाइन दे दिया तो उसको खुद को शेयर दे दे 5,000 का, जो उसका इतना शेयर है ना, जो बनता है, जो उसका बनता है 5,000 है, या सर शेयर शेयर जो सर कंपनी ने पार्टनरशिप बिजनेस में वक्त के साथ गिरो भी किया होगा तो ये शेयर बड़ा भी होगा, वक्त के साथ गिरो किया होगा तो ये शेयर बड़ा भी होगा, तो इसको सर शेयर दे दें जो इसका बनता है, ठीक है ना। या इसको खुद को शेयर दे दें अगर इसने रिजाइन दे दिया है, या सर शेयर दे दें इसको हिमसेल्फ, शेयर दे दें किसको सर, आउटगोइंग पार्टनर को शेयर दे दें, या ये ना मैं यहाँ पे शेयर दे दें, आउटगोइंग पार्टनर लिख देता हूं सर, शेयर टू आउटगोइंग पार्टनर। या तो आउटगोइंग पार्टनर को खुद को शेयर दे दें, या तो शेयर दे दें सर उसके, अगर डेथ हो गई होगी तो खुद तो नहीं ले सकेगा ना, उसके सर आ, जो बेचारे उसके मतलब जो मर जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जिसको उसने असाइन किया होगा कि अगर मेरी डेथ हो गई इन केस, तो मेरे बेटे को या मेरी बीवी को या मेरे भाई को इसको दे देना, सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दें, जो मर जाने के बाद रिप्रेजेंट करेंगे उनको शेयर दे देना। या तो ये वाला शेयर डेथ हो जाने के बाद या इनको दे दें, इसको खुद को दे दें रिजाइन हो जाने के बाद, या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दें, इन तीनों की जिम्मेदारी है। अगर सर अगर ये शेयर नहीं दे रहे, शेयर बिना देने के बाद कारोबार शेयर नहीं दे रहे, शेयर दे दिया तो बात खत्म हो गई, पर ये तीनों सोच रहे हैं हम शेयर नहीं देते, हम वैसे ही कारोबार कंटिन्यू करते हैं, हम वैसे ही एबीसी सोच रहे हैं हम शेयर नहीं देते, हम वैसे ही कारोबार कंटिन्यू करते हैं, तो फिर इनकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये ना इन तीनों की लाइबिलिटीज पढ़ा रहा हूं मैं, इन तीनों की लाइबिलिटीज पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे भी लाइबिलिटी बताई मैंने, यहाँ पे भी लाइबिलिटी बताई मैंने कि अगर एक पार्टनर जिसकी डेथ हो गई या रिजाइन दे दिया तो बकाया पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होगी, बकाया पार्टनर की या तो ये दोनों लाइबिलिटी होंगी, या तो सर ये लाइबिलिटी होगी अगर शेयर वापस नहीं कर रहे, इन केस अगर शेयर वापस नहीं कर रहे सर, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि डी का शेयर कितना था प्रॉफिट में, 15%, वो जो 15% जो है ना, वो जो 15% जो है ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है
वो आउटगोइंग पार्टनर को देते रहें, आउटगोइंग पार्टनर को देते रहें, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर वो उसकी डेथ हो गई है, अगर उसकी डेथ हो गई है। ठीक है ना सर? अगर अगर वो कह रहे हैं कि नहीं यार, हम इसको हम जो है ना इसको ये नहीं देंगे, ठीक है ना, हम इसको शेयर नहीं देंगे, हम इसको शेयर नहीं देंगे, या ये जो आउटगोइंग पार्टनर है ये शेयर नहीं लेना चाह रहा, या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लेना चाह रहे, तो फिर क्या? तो बेटा 6% पर एनम, 6% पर एनम जो शेयरिंग रेशो है ना, उस पे इनको इंटरेस्ट दिया जाए, उस पे इनको इंटरेस्ट दिया जाए। किसको दिया जाए? या तो आउटगोइंग पार्टनर अगर वो खुद बेचारा जिंदा है, या तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो यहाँ तक बात समझ में आई? सर अगर एक पार्टनर, समरी बना रहा हूँ, अगर एक पार्टनर, अभी कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर एक पार्टनर बेचारा रिजाइन कर जाए या डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। तो अगर वो रिजाइन कर जाए या डेथ हो जाए तो बकाया पार्टनर की क्या लायबिलिटी होती है? बकाया पार्टनर की लायबिलिटी होती है कि उसका जो शेयर है वो या तो उसको खुद को दे दें या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दें। ठीक है ना? अगर वो उसको नहीं दे रहे, अगर वो उसको नहीं दे रहे, ठीक है, तो सर फिर क्या? तो सर ये कि शेयर नहीं दे रहे, वैसे ही कारोबार चलाना चाह रहे हैं, तो जो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ना, या तो वो उसको खुद को दे दें, या तो हर हर साल देते रहें, हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो प्रॉफिट आए कंपनी का, पार्टनरशिप बिजनेस का, वो आउटगोइंग पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देते रहें। या अगर प्रॉफिट तुम नहीं दे रहे या वो खुद लेना नहीं चाह रहे तो 6% पर एनम इंटरेस्ट उनको देते रहें। सर ये बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को? सर ये जो है ना, यहाँ पे रीड कर लें आप, ये राइट्स ऑफ पार्टनर, ये जो है ना, ये उस रिटायर वाले पार्टनर का राइट है और उनकी लायबिलिटी है। ये रीड कर लें सर आप लोग। सर इन तीनों, ये जो तीन ऑप्शंस हैं, ये जो तीन ऑप्शंस हैं, कौन से तीन ऑप्शन? या तो जो कैपिटल का जो शेयर है वो ले लें, ठीक है ना, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इस एग्जांपल मैंने आपको बताया 15%, सर या तो वो ले लें, या तो तीसरा क्या है, 6% इंटरेस्ट पर एनम ले लें। इन तीनों ऑप्शन की चॉइस किसके पास होगी? सर आउटगोइंग पार्टनर के पास, आउटगोइंग पार्टनर के पास। ठीक है, चले सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, अगर अगर सर अगर फर्म का जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर मैं कोई चेंजिंग करता हूं, या उसके अंदर उसको चेंज करता हूं, या उसको रिकंस्टिट्यूट करता हूं, रिकंस्टिट्यूट मतलब उसको चेंज करता हूं, या पार्टनरशिप फर्म को नए सिरे से बना रहा होता हूं, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म को नए सिरे से बना रहा हूं, या पार्टनरशिप डीड जो है उसको मैं नए तरीके से बना रहा हूं, तो क्या मेरी क्वालिफाइड ड्यूटीज और म्यूचुअल राइट्स में फर्क पड़ेगा? नहीं सर, क्वालिफाइड ड्यूटीज और म्यूचुअल राइट्स में कभी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसी होंगी वही रहेंगी। सही है? If a change occurs in the constitutes of firm, the mutual rights and duties of partners in the reconstituted firm remains the same as they were immediately before the change. सर जो अगर आप भले पार्टनरशिप डीड को चेंज कर लो, जो आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो सेम ही रहेंगी जैसे वो पहले थी। बात समझ में आ रही है? इस बात को रीड कर लें सर। बेटा वो तो सर अगर एक प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगी, प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा तो 6% इंटरेस्ट लेगा ही क्यों? बेटा बात ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फिर अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बकाया पार्टनर पे भरोसा नहीं कर रहा, नहीं यार ये हमारे पैसे खा जाते हैं, हमें प्रॉफिट कम शो करते हैं, तो वो ये कहेगा ना, नहीं मुझे 6% इंटरेस्ट दो, वो फिक्स होगा, उसके अंदर ना फ्रॉड का चांस नहीं होगा, जितना शेयर होगा उसका 6% हम ले लेंगे, वो तो फिक्स ही फिक्स होगा ना। ठीक है, तो सर अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि ये भी बात सारी रीड की हुई है हमने, बस आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूं मैं।
अगर सर पहले डीड में हमने खुद के राइट्स लिखे थे, पर अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद ना लिखें तो बेटा जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वही रहेंगी। ठीक है सर, एवरी पार्टनर इज, यहाँ अब ये रीड कर रहा हूं मैं, ये बात जस्ट मैं रीड कर रहा हूं, आप लोगों को पता है, ये बात जस्ट मैं रीड कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों को पता है ये। ठीक है ना? तो सर आप खुद से रीड कर लें इसको, यहां से लेके यहां तक रीड कर लें सर इस बात को, यहां से लेके यहां तक रीड कर लें सर। सर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अब अगर एक बात सुने, अगर एक पार्टनर की वजह से, अगर एक पार्टनर की वजह से, जैसे कि एक्स की एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को, अगर एक पार्टनर की वजह से, लेट सपोज एक कारोबार है जिसके अंदर पार्टनर है ए बी सी, ठीक है सर, अब ये कारोबार है, अब सर इन तीनों ने मिलके ना एक पार्टनरशिप बिजनेस किया हुआ है। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इन तीनों ने ना कोई सर का पार्टनरशिप का बिजनेस, इन्होंने टैक्स की फर्म खोली हुई है, टैक्स टैक्स की सर्विस देते हैं ये सब तीनों मिलके। ठीक है ना, ये तीनों पार्टनर हैं। अब सर हुआ क्या इन इन तीनों में से सर इसके फ्रॉड की वजह से एक एक्सटर्नल क्लाइंट था, एक कस्टमर था, ठीक है ना, एक कस्टमर था, ये है कस्टमर, इसके फ्रॉड की वजह से या इसकी गलती की वजह से, इसकी निगलेक्ट की वजह से या इसके फ्रॉड की वजह से सर इस बेचारे को नुकसान हो गया, इस बेचारे को नुकसान हो गया, इस बेचारे को नुकसान हो गया। तो इसने क्या किया, इसने सर फर्म को चैलेंज किया, इसने क्या किया, फर्म को चैलेंज किया, फर्म को चैलेंज किया कि यार तुम्हारी वजह से ना मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब ये जो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब इसको देने की जिम्मेदारी किसकी है? सर इन तीनों की जिम्मेदारी है देने की। सुन लेना, पूरी बात सुन लेना सर, पूरी जिम्मेदार इन तीनों की जिम्मेदारी है कि वो इस जेड को पूरे ये पैसे 1 लाख रुपए दें। ये तीनों मिलके क्या करेंगे, इस जेड को 1 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि इस बेचारे को हमारी फर्म की वजह से नुकसान हो गया। ठीक है ना, अब जेड हो गया साइड पे, इन तीनों ने मिला के 1 लाख रुपए दे दिए। अब ये तीनों आपस में बैठेंगे, तीनों ये आपस में बैठेंगे, ये दो बोलेंगे यार हम दोनों की गलती नहीं थी, ये तेरे फ्रॉड की वजह से, तेरी गलती की वजह से, तूने ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की, तूने फ्रॉड किया, जब भी ये नुकसान हुआ। अब हमने हमारी जिम्मेदारी थी इसको देना, लेकिन अब हमारा हक है, हम दोनों का हक है, चूंकि तेरे फ्रॉड की वजह से, चूंकि तेरे फ्रॉड की वजह से, तेरी गलती की वजह से हमें ये नुकसान भरना पड़ा है, हम बेचारों का कोई कसूर नहीं है, तो तू हम दोनों को रिम्बर्स करेगा जो हमने पैसे भरे हैं। रिम्बर्समेंट का मकसद ये होता है कि मैंने पैसे भर लिए, अब मैं वापस लेना चाह रहा हूं, तो मेरा हक है कि मैं वापस लूं। अब ए बी का कसूर नहीं था, तो सर ए एंड बी क्या करेंगे, सी से ये जो फ्रॉड की वजह से, जो गलती की वजह से जो इन दोनों ने नाजायज पैसे भर लिए हैं, तो सर ये इनको ये सी से रिकवर कर सकते हैं। तो सर ये बात रीड कर लें आप, ये बात यहां से लेके यहां तक रीड कर लें सर आप।